Hi Satyam. Um, okay, so आज रिएक्ट स्टार्ट करें. ओके एंड फॉर द डिप्लॉयमेंट थिंग जैसे रिएक्ट लाइक एक दो लेक्चर्स बचे होंगे सो विल सी द कंप्लीट डिप्लॉयमेंट. ठीक है, रिएक्ट नोड दोनों ही डिप्लॉयमेंट एक साथ देखेंगे एंड लेट्स सी हाउ इट इज़ वर्किंग. सो currently apart from deployment, like is there any topic like pending or you want me to discuss? So एक बार आप बता सकते हो, अदरवाइज लेट्स गेट स्टार्टेड विद रिएक्ट. डिप्लॉयमेंट वाला पार्ट बाद में करेंगे. सो एनीथिंग रिमेनिंग? बैकएंड में. सो सो पैरेलल मेलिंग नहीं की है एंड डिप्लॉयमेंट. ठीक है, ठीक है, देखते हैं उसको. ठीक है, विल विल सी दैट पार्ट. ठीक है, उसको करेंगे. सो मतलब बेसिकली मतलब दोनों ही केस में ना पैकेजेस हैं. ठीक है, सो डिप्लॉयमेंट का केस थोड़ा अलग है, उसमें मतलब थोड़ा सा और देखना पड़ेगा, अलग अलग चीज़ें. बट ये जो मेलिंग वाली है इसमें तो सीधा पैकेज है नोड मेलर करके. बट उस भी एक क्लास लेंगे. ठीक है, तो जैसे रिएक्ट थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं तो वंस वी आर अप तो बैक एंड फ्रंट एंड कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, और देखेंगे उसमें. ओके, ठीक है. सो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद रिएक्ट. Okay, so basically till now we like for creating any website, most of the things we followed were just HTML, CSS on and all these parts. ठीक है, but like starting from React. So React came in around to 2012. ठीक है, 2012 में आया था React. द कॉन्सेप्ट इज कि विल हैव अ बेसिक स्ट्रक्चर. ठीक है, कुछ सिंटेक्स वगैरह होंगे. ठीक है, ऑफ एच टी एम एल. रेस्ट ऑफ द पेज जो है वो जावा स्क्रिप्ट से बिल्ड करेंगे. ठीक है, जावा स्क्रिप्ट से आपको जो भी एच टी एम एल का वेब पेज है वो बिल्ड करेंगे. ऑल्सो वी हैव सीन दैट कि हम जावा स्क्रिप्ट का यूज़ करके डॉम डॉम ऑब्जेक्ट का यूज़ करके हम अपने एच टी एम एल को मॉडिफाई कर सकते हैं. राइट, मतलब कि हम हमें अगर कोई लेट से लिस्ट अपेंड करनी है अपने पेज में, हम वो भी कर सकते हैं. हमें कोई नेटवर्क रिक्वेस्ट करनी है, हम वो भी कर सकते हैं. ठीक है, किसी एट्रीब्यूट चेंज करना हो, स्टाइल चेंज करना हो, तो ये सारी चीज़ें इज़ पॉसिबल विद जावास्क्रिप्ट. ठीक है, जस्ट हमारे हमारे पास एक एचटीएमएल का टेम्पलेट होना चाहिए और बाकी चीज़ें हम खुद कर सकते हैं. राइट, डॉम वाला पार्ट क्लियर है? ठीक है, ओके. सो नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि लाइक हाउ हाउ इट इज बेटर देन व्हाट वी ऑलरेडी हैव. ठीक है, जो भी हमारा एचटीएमएल है उससे बेटर क्यों है, लाइक क्यों रिएक्ट हम पढ़ेंगे. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज रिएक्ट. सो रिएक्ट इज अ फ्रंट एंड लाइब्रेरी फॉर क्रिएटिंग कंपोनेंट बेस्ड सिंगल पेज मल्टी पेज एप्लीकेशन. ठीक है, एक फ्रंट एंड लाइब्रेरी है. लाइब्रेरी मीन्स कि एक ऐसा सेट ऑफ प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं जो हमारे हमारे काम के होंगे. फॉर एग्जांपल अगर मैं जावा की बात करता हूँ तो जावा में वी हैव सर्टेन मैथमेटिकल मेथड्स जैसे कि मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, सॉर्टिंग है. ये सारी चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं किसी लाइब्रेरी में, तो हमें दोबारा से वो चीज़ नहीं लिखनी पड़ती. ठीक है, हम उसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं. द सेम केस इज विद रिएक्ट ऑल्सो. ठीक है, सो रिएक्ट एक ऐसी लाइब्रेरी है तो हमें बार बार डॉम वाला कोड नहीं लिखना पड़ेगा. ठीक है, सो कुछ एक लाइब्रेरी क्रिएट कर दीजिए, उसके फंक्शंस को यूज़ करके जो भी फंक्शन हमें चाहिए हम वहाँ से पिक करके इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ व्हाट इज़ लाइब्रेरी. सो लाइब्रेरी इज आर कलेक्शन ऑफ सिमिलर functions which accomplish a
डिफरेंट टास्क लाइक विच अकॉम्प्लिश ए स्पेसिफिक टास्क, ठीक है, किसी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए जो प्री डिफाइंड या फिर रिटर्न कोड है जिनका हम यूज करते हैं। क्रिएटिंग कंपोनेंट बेस्ड सिंगल पेज मल्टी पेज एप्लीकेशन, कंपोनेंट बेस्ड, ठीक है। तो ये लाइब्रेरी तो समझ में आई। कंपोनेंट बेस्ड से मतलब क्या है? इफ आई टॉक अबाउट दी, ये रिएक्ट का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, मैं लिंक सेंड कर देता हूँ, ठीक है। तो इफ आई टॉक अबाउट दिस करंट पेज, अगर मुझे यही पेज डिजाइन करना हो HTML से, तो मैं क्या करता? सबसे पहले मैं एक हेडर लेता, फिर मैं एक नैवबार लेता, नैवबार में मैंने बटन्स डाले होते हैं, इनपुट टैग डाला होता है जिसमें सर्च बार होता, फिर मैंने कुछ कार्ड बनाए होते, या तो फ्लेक्स यूज किया होता या फिर ग्रिड यूज किया होता, एंड सेम केस सो एंड सो फोर्थ, ठीक है, सेक्शंस वगैरह बनाए होते हैं, एंड आई वुड हैव बिल्ड दिस पेज, कुछ ऐसा मैंने किया होता। द पॉइंट इज कि ये मैं HTML से कर सकता हूं, ठीक है, तो फिर जावास्क्रिप्ट का यूज किया? सो हियर कम्स द सेकंड पॉइंट, रीयूजेबिलिटी ऑफ कंपोनेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये फॉर्म बना दूं, लेट्स से कि मैंने सिर्फ ये जो बटन है ना इसको बना दिया, ठीक है, इस बटन में ढेर सारे फीचर्स हैं, लेट्स से कि इस पे होवर इफेक्ट भी है, ठीक है, इसके क्लिक पे कोई URL भी है, सेम हेयर सेम हेयर सेम हेयर। सो अगर मैं सिर्फ इस बटन की बात करूं तो ये सिर्फ एक ऐसा कंपोनेंट है जिसको मैं बार बार रीयूज कर सकता हूँ, ठीक है, जस्ट टेक्स्ट चेंज करना होगा और URL चेंज करनी होगी और मैं इसको बार बार यूज कर सकता हूँ। अगर मैं HTML से इसको बनाऊं तो मुझे इन चारों के लिए चार अलग अलग बटन्स बनाने पड़ेंगे, सेपरेट बटन्स मुझे चाहिए होंगे। बट रिएक्ट सेज कि यू कैन क्रिएट अ कंपोनेंट, आप एक कंपोनेंट बना दो और उसी कंपोनेंट को बार बार आप यूज कर सकते हो। कैसे? हमने अभी जैसे कंट्रोलर बनाया अपने बैकएंड में, तो एक ही कंट्रोलर बनाया था और हम उस कंट्रोलर को एक्सपोर्ट कर देते और कहीं भी यूज करते थे। द सेम वे रिएक्ट ऑल्सो सेज कि हे प्लीज क्रिएट दिस एट वन प्लेस, एक बटन बनाओ और आप उसको थोड़े थोड़े चेंजेस के साथ कहीं भी यूज कर सकते हो। कैसे? जो भी ये टेक्स्ट दिख रही है आपको, इसको एज अ आर्गुमेंट पास कर दो फंक्शन में और फंक्शन आपको ये बटन रिटर्न करेगा, एज अ बटन जो है आपको रिटर्न में मिलेगा। और ये ऑलरेडी काम हमने डॉम में किया हुआ है, ठीक है, हम किसी बटन को या फिर किसी लिस्ट को हम डॉम से पेज में अपेंड कर सकते थे। तो रिएक्ट कहता है कि दिस दिस कैन बी सेपरेटेड एज अ नैव बार, इसको मैं हेडर से सेपरेट कर सकता हूँ। एक सिंगल कार्ड बना दो आप जिसकी टेक्स्ट अलग 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 होगी, आप उसको टेक्स्ट एज अ अलग पास करना। बट डेप्थ में ये सिर्फ एक ऐसा कंपोनेंट है जो बार बार रिपीट हो रहा है, सिर्फ टेक्स्ट अलग है। अगर मैं HTML से बनाने जाऊंगा तो मुझे तीन अलग अलग कार्ड्स बनाने ही पड़ेंगे, कोई चॉइस नहीं। बट रिएक्ट सेज कि आप एक ऐसा बनाओ, बेस्ड ऑन वट एवर टेक्स्ट यू पास, उसके हिसाब से एक नया कंपोनेंट मैं रिटर्न कर दूंगा आपको। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल HTML, हम जावास्क्रिप्ट लिखेंगे। जावास्क्रिप्ट विल क्रिएट डॉम फॉर अस, एक वर्चुअल डॉम टाइप का कुछ क्रिएट करेंगे जो कि रियल डॉम में कन्वर्ट होगा। जैसे कि डॉम में हम डॉट क्रिएट एलिमेंट करके कोई LI एलिमेंट बनाते थे, बट हमें हमें हमारे दिमाग में ये रहता था कि अच्छा, अगर मैं लिस्ट फॉर लूप से लिस्ट बना रहा हूँ और इसको अपेंड कर रहा हूँ तो मुझे एक लिस्ट ऑफ एलिमेंट मिलेगा। तो इंट्यूशन लॉजिक यही थी कि एट द एंड हमें एक लिस्ट मिलेगी। तो सेम काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। हम रिएक्ट जावास्क्रिप्ट की कोड से हम अपने पेज को डिजाइन करते हैं जो कि वर्चुअल डॉम होता है, वो उसको रियल डॉम में ब्राउजर में इंप्लीमेंट करता है। कैसे होता है एग्जैक्टली देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज लाइब्रेरी है, दूसरी चीज की कंपोनेंट बेस्ड है, ठीक है, यानी कि हम कोड रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। और फिर कहता है कि सिंगल पेज एप्लीकेशन बना सकते हैं, सिंगल पेज एप्लीकेशन हम बना सकते हैं। सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने का मतलब कि हम एक ही एप्लीकेशन में ढेर सारे काम कर सकते हैं, ठीक है, एक ही एप्लीकेशन के अंदर हम ढेर सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, ठीक है, ध्यान से देखना चल क्या रहा है। जब मैं डॉक पे जा रहा हूं ना, भले ही ये लिंक है, बट क्या ये पेज रिफ्रेश हो रहा है? सी, पेज रिफ्रेश हो रहा है या फिर सिर्फ URL चेंज हो रहा है? पेज तो रिफ्रेश नहीं हो रही है। बट अगर अब अगर यही चीज HTML होती तब तो पेज बिना रिफ्रेश हुए अगर एंकर टैग होगी तब तो ये पक्का से रिफ्रेश होनी चाहिए थी। बट ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं।
और यूआरएल में कोई डॉक्यूमेंट आई ही नहीं। जो डॉक होती है, ये एचटीएमएल डाउनलोड करता है, बट ऐसा तो कुछ आ ही नहीं रहा, पूरी नेटवर्क टैब खाली है। हाँ, फेच रिक्वेस्ट हो रहा है, फेच एक्सएचआर रिक्वेस्ट के लिए, एक्सएचआर रिक्वेस्ट तो ऐसे भी रिफ्रेश नहीं करती थी, राइट। और अब ध्यान से देखो तो ये सिर्फ जीआईएफ और पीएनजी है, और कोई रिक्वेस्ट गई ही नहीं। तो आखिर ये हुआ कैसे, मतलब ये चल गया रहा। तो दिस इज व्हाट सिंगल पेज एप्लीकेशन इज, इसी को सिंगल पेज एप्लीकेशन बोलते हैं। सिर्फ एक ही पेज ही है, हो लिंक्स अलग अलग हैं, दैट इज डिफरेंट पॉइंट, बट एक ही पेज में सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है। तो लाइब्रेरी है, कंपोनेंट बेस्ड है। लाइब्रेरी हमने jQuery भी यूज़ करी हुई, वो भी एक लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी हम यूज़ कर चुके हैं, ठीक है। सिंगल पेज हमें समझ में आ रहा। कंपोनेंट कैसे बनाएंगे वो हम देखेंगे, ठीक है, तो आज ही देखेंगे। बट हाँ, कंपोनेंट हमें थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा है कि ऐप को ब्रेक करके बनाया जा सकता है। जावास्क्रिप्ट कोड अगर डॉम के कुछ 3-4 फंक्शन है तो कोई ज़रूरी थोड़ी है कि सारे फंक्शन एक ही जगह रखें। हमने तो अभी भी बैकएंड बनाया, तो बैकएंड में अच्छा, बैकएंड जब हम बना रहे थे तो क्या सारा सारा कोड हमने एक फाइल में रखा था, क्या फिर हमने डिफरेंट डायरेक्टरीज बनाई थी? हमने डिफरेंट फोल्डर्स बनाए थे, राइट। राउट्स अलग थे, कंपोनेंट्स अलग थे, व्यूज अलग थे, ठीक है। लिखने के लिए तो हम एक फाइल में ही लिख सकते थे, वो भी चलता, बिल्कुल चलता, बट ऐसा हमने नहीं किया। तो सेम काम हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। थोड़ी सी अच्छा, एचटीएमएल में क्या होता है? एचटीएमएल में एक फाइल का एक पेज का कोड आपको आप कितने फाइल्स में लिख सकते हो? एक पेज का कोड आपको एक ही फाइल में लिखना होगा, राइट। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ठीक है। एक एचटीएमएल का जो वेब पेज होता है वो एक ही पेज में हो, दूसरे पेज में आप नहीं लिख सकते, फिर आपको लिंक करना पड़ेगा एंकर टैग से उसका। हाँ, बट वो एचटीएमएल थोड़ी है, वो तो ईजीएस है ना। यस यस भाई, यस। ठीक है। सो ठीक है, सो सबसे पहले ये चीज़ें हैं कि सबसे पहले समझना जरूरी है कि भाई रिएक्ट पढ़ने क्यों जा रहे हैं, ठीक है। फिर रिएक्ट समझ में आएगा, अच्छा ये चीज़ हम पहले नहीं कर सकते थे, अब कर पा रहे हैं। तो प्री रिक्विजिट्स क्या है रिएक्ट जेएस के लिए? आपको सिर्फ जावास्क्रिप्ट डॉम आनी चाहिए, ठीक है, डॉम मैनिपुलेशन और जावास्क्रिप्ट आना चाहिए, और कोई एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी, ठीक है। ट्रेडिशनल एचटीएमएल वर्सेस रिएक्ट जेएस, तो हमने अभी बात करी कि भैया इसमें मॉड्यूलैरिटी होती है, सिंगल पेज है, ठीक है, हम कोड रीयूज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। सो रीयूजेबिलिटी ऑफ कंपोनेंट है, इजी टू लर्न है, और डायनेमिक कंटेंट कैन बी कन्फिगर्ड विथ लेस कोड। डायनेमिक कंटेंट मतलब कि सिंस जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, तो लेट्स से कि अगर हमें 4 बटन्स बनाना है जो कि काफ़ी सिमिलर हैं, तो हम 4 अलग अलग कोड लिखेंगे या फिर एक बटन बना के उसके ऊपर फॉर लूप लगा देंगे। ईजीएस में कैसे किया था हमने? पोस्ट या फिर लाइक्स पे कैसे करते हैं, पोस्ट या फिर कमेंट्स में फॉर लूप लगा देते हैं, राइट। सो सेम काम यहाँ पर भी करेंगे, और जावास्क्रिप्ट और डॉम को कंबाइन कर रहे होते हैं बेसिकली, ठीक है। मतलब कि जावास्क्रिप्ट ही होता है, प्योरली जावास्क्रिप्ट होता है, और सेवरल पैकेजेस हैं। जैसे नोड में हमारे पास ढेर सारे पैकेजेस है ना, वैसे ही यहाँ पर भी हमारे पास ढेर सारे पैकेजेस हैं, ठीक है। अलग अलग टास्क करने के लिए अलग अलग पैकेज रखा हुआ। यहाँ तक क्लियर है? थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट तक, ठीक है। व्हाट इज JSX एंड वर्चुअल डॉम? ठीक है, वर्चुअल डॉम अभी मैंने 2 बार बोल दिया, ठीक है। और वर्चुअल डॉम है क्या, और उससे पहले JSX क्या है, ठीक है। व्हाट इज JSX? जेस तो पता है कि जावास्क्रिप्ट, अब JSX क्या है? JSX इज बेसिकली जावास्क्रिप्ट XML, ठीक है। JSX इज जावास्क्रिप्ट XML। अब ये क्या चीज़ है, ये भी देखते हैं। इट सेज दैट कंसीडर दिस वेरिएबल डिक्लेरेशन। अगर हम इस वेरिएबल की बात करें तो कॉन्स्ट एलिमेंट इज इक्वल्स टू H1 टैग के अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। तो ये समझ नहीं आ रही है कि
ऐसा कैसे हो सकता है तो ये HTML ही है, बट इसको लिखा हुआ है कॉन्स्ट वेरिएबल के अंदर। तो फिर ये जावास्क्रिप्ट है कि HTML है या फिर स्ट्रिंग है, आखिर ये है क्या? व्हाट इज दिस एग्जैक्टली? देखने में तो HTML लग रही है वैल्यू, बट ये कॉन्स्ट में कैसे असाइन होगी? तो कह रहे हैं कि इट इज कॉल्ड JSX, इट इज कॉल्ड JSX एंड इट इज अ सिंटेक्स एक्सटेंशन टू जावास्क्रिप्ट। इट इज अ JSX, इट इज अ सिंटेक्स एक्सटेंशन, एक एक्सटेंशन है जावास्क्रिप्ट का जिसको JSX बोल रहे हैं। वी रिकमेंड यूजिंग इट विद React टू डिस्क्राइब व्हाट द UI शुड लुक लाइक। कह रहा है कि इसको रिकमेंड करते हैं React के साथ यूज करने की कि UI असल असल में दिखेगा कैसे। JSX में रिमाइंड ऑफ यू टेम्पलेट लैंग्वेज, बिल्कुल सही बात। अभी EJS पढ़ा था तो कुछ ऐसे ही देखा हमने, ठीक है, टेम्पलेट लैंग्वेज टाइप का, कि दोनों ही कंबाइन होते हैं। फॉर लूप लिख दिया HTML के अंदर EJS में, बट दिस कम्स विद फुल पावर ऑफ जावास्क्रिप्ट। ये पूरे जावास्क्रिप्ट के पावर के साथ आता है। सो JSX प्रोड्यूसेस रिएक्ट एलिमेंट्स, ठीक है। JSX कोड जो होता है, ये जो JSX कोड है ये रिएक्ट एलिमेंट को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, रिटर्न करता है रिएक्ट एलिमेंट को। विल एक्सप्लोर, ठीक है, विल एक्सप्लोर रेंडरिंग देम टू डॉम इन नेक्स्ट सेक्शन, ठीक है। सो वाई JSX और ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। तो बट शॉर्ट एंड शॉर्ट बता देते हैं कि JSX लिखने पे हम बिना JSX के भी काम कर सकते थे, ठीक है। वो जो डॉम डॉट, याद है डॉम डॉट क्रिएट, क्रिएट एलिमेंट करके बनाते थे, फिर उसमें एट्रीब्यूट सेट करके फिर से डॉम असाइन कर सकते थे, डॉम डॉट चाइल्ड डॉट अपेंड ऐसे करके डॉम के अंदर। तो तो वो काम तो अभी भी कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। बट रिएक्ट ने कहा कि जब H1 टैग बना रहे हैं ना, तो क्रिएट एलिमेंट H1 आप मत लिखो, आप सीधा H1 टैग जैसे लिख दो, मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँगा, क्योंकि अब ये JSX है, ठीक है। अब ये HTML नहीं है, ये पूरा का पूरा जावास्क्रिप्ट है, पूरा ही प्योर जावास्क्रिप्ट है। ये तो ठीक है, बट द पॉइंट इज कि जावास्क्रिप्ट को पता कैसे चलता है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट एरर तो नहीं दे देगा, जावास्क्रिप्ट को पता कैसे चलेगा? ऐसे जावास्क्रिप्ट तो लिखते नहीं है, तो सिंटेक्स में अचानक से चेंज आ गया और हमें पता भी नहीं चला, ऐसा कैसा कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल सही कंफ्यूजन है कि आखिर ये जावास्क्रिप्ट इसको समझेगा कैसे। सो इसको समझने के लिए ना एक ट्रांसपाइलर है, ठीक है, जिसको बेबल बोलते हैं, बेबल, ठीक है, जिसको हम बेबल बोलते हैं। मैं खोलता हूँ इसको, JSX टू जावास्क्रिप्ट, इसको हम बेबल बोलते हैं। एंड लेट मी ओपन, ठीक है। सो बेबल एक ट्रांसपाइलर है, ठीक है। ट्रांसपाइलर, अच्छा ये क्या है, अभी तक तो कंपाइलर सुना था, अब ये ट्रांसपाइलर कहाँ से आ गया? कंपाइलर का क्या काम है कि जो भी आप जावा में जो आपने कोड लिखी, जब DSA पढ़े थे तो जावा पढ़ा था हमने, तो कंपाइलेशन एरर आता था। कंपाइलेशन मतलब कि आपने कोड लिख दिया इंग्लिश में, मैंने कोड लिख दिया, जब वो कोड चलने की बारी आई तो फिर वो उसको मशीन के लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि कोड तो हमने इंग्लिश में लिखा हुआ है, फॉर लूप लिखा है, वाइल लिखा है, ये सारी चीज़ें मशीन को तो समझ में आएंगी नहीं, मशीन को सिर्फ बाइनरी समझ में आती है। तो फिर कंपाइलर का काम होता है एक हाई लेवल लैंग्वेज, यानी कि जैसे हम लिखते हैं, जो हम लिखते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज होता है, अभी तक जो हमने लिखा है। लो लेवल लैंग्वेज भी लिखते थे लोग पहले, बट अब नहीं लिखते हैं, हम हाई लेवल लैंग्वेज लिखते हैं, ठीक है। जिसका कंपाइलर का काम होता है उस हाई लेवल को लो लेवल लैंग्वेज में या फिर मशीन रीडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, जो कि हमारा टेंशन नहीं होता है, कंपाइलर खुद करता है, तो उसको कंपाइलर बोलते हैं, ठीक है। और आपके कोड में गलती होती थी तो वो कंपाइलेशन एरर फेंकता था। सिमिलरली कंपाइलर के जैसा ही एक है ट्रांसपाइलर, काम उसका सेम है, बट अब इसका काम किसी हाई लेवल कोड को लो लेवल कोड में करना नहीं है, इसका काम है किसी हाई लेवल कोड को किसी और हाई लेवल कोड में कन्वर्ट करना। जैसे कि JSX एक हाई लेवल कोड है, उसको जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना, ठीक है, ताकि जावास्क्रिप्ट इंजन उसको समझ पाए। तो इसको बोलते हैं ट्रांसपाइलर। सो कोई पूछे व्हाट इज बेबल, तो बेबल इज अ ट्रांसपाइलर, ठीक है। तो समवन विल आस्क कि ट्रांसपाइलर क्या होता है, तो अ प्रोग्राम विच कन्वर्ट्स अ हाई लेवल लैंग्वेज टू अनदर हाई लेवल लैंग्वेज, उसको हम बोलते हैं
ट्रांसपाइलर, ठीक है। ट्रांसपाइलर की डेफिनेशन क्लियर है? बेबल नहीं करता जावास्क्रिप्ट। अच्छा, जावास्क्रिप्ट जो है वो कंपाइल, उसमें कोई कंपाइलेशन नहीं होती, ठीक है। वो उसमें इंटरप्रिटेशन होती है, इंटरप्रेटर रहता है उसके लिए, ठीक है, जो कि उसको लाइन बाय लाइन पढ़ता है जावास्क्रिप्ट कोड। इसीलिए इसीलिए आपने देखा होगा, या फिर अगर मैं आपको कुछ कोड करके दिखाऊं, तो जावा में याद है, अगर आपका लास्ट लाइन भी गलत होता था तो पूरा प्रोग्राम नहीं चलता था, ठीक है। बट यहाँ ऐसा नहीं है जावास्क्रिप्ट में। जावास्क्रिप्ट में क्योंकि क्योंकि अच्छा, जावा में क्यों ऐसा होता था, क्योंकि जावास्क्रिप्ट पूरे पूरे कोड को एक साथ कंपाइल करता था, और उसको बाद में पता चल, लाइक एंड में पता चलता था कि कोड जो है नीचे का एक लाइन गलत है, तो वो पूरे कोड को डिस्कार्ड कर देता था, यानी कि कंपाइलेशन हुई ही नहीं, यानी कि मशीन रीडेबल में कन्वर्ट ही नहीं हुआ, तो मशीन में वो चले गए। बट जावास्क्रिप्ट के साथ ऐसा नहीं है, ये कंपाइल ही नहीं होता है, ये लाइन बाय लाइन चलता है। अगर ऊपर का सही है नीचे का गलत है तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर का कोड फिर भी चलेगा। जैसे कि अगर मैं ये करूँ, ठीक है, अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ, ठीक है, और लेट्स से मैं ये कोड चलाता हूँ, ठीक है। सो लेट्स से ABC, ओके, एंड मैं तीसरा लाइन लिखता हूँ कि भाई इसको भी कंसोल करो, ठीक है। एक और वेरिएबल है जो एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसको रन करता हूँ। क्या हुआ? ये कोड तो गलत है। अगर यही चीज़ मैं जावा में करता तो फिर ये तो नहीं चलता ना। बट यहाँ पे आप देखो, ये दोनों लाइन चल गई, लास्ट लाइन गलत, ठीक है। इसका मतलब कि जो भी जावास्क्रिप्ट का कोड कंपाइल कर रहा है उसको ये लाइन गलत है कब पता चल रही है? जब वो इस लाइन पे आ रहा है। इसका मतलब कि कोड कैसे कंपाइल होता है? लाइन बाय लाइन, राइट। समझ में आ रहा है क्या आपको? ठीक है। क्योंकि जावा क्या करता है कि पूरे कोड को एक ही बार पढ़ लेगा, वो कहेगा भाई ये एफजीएस तो है ही नहीं। बट जावास्क्रिप्ट ने ऐसा नहीं किया। जावास्क्रिप्ट ने कहा कि हाँ, ये भी सही है, ये सही है, तो कंसोल कर दो। तीसरा आया, कहा कि ये तो सही नहीं है, ये तो है ही नहीं, तो एफ जी एच इज नॉट डिफाइंड। बट ये जावा जावा ऐसा नहीं करने देता, राइट। तो यहाँ पे कोई कंपाइल टाइम नहीं होता है, कोई कंपाइलेशन नहीं होती, ठीक है। इंटरप्रिटेशन होता है यहाँ पे, ठीक है। सो जैसे कि अगर JSX में लिखूं तो बिल्कुल जावास्क्रिप्ट जैसा दिखे, सॉरी HTML जैसा दिखेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई H1 या फिर लेट से कोई मैं डिव बनाता हूँ ना, डिव में कोई एलिमेंट बनाता हूँ, तो ये मैंने बनाई एक डिव, ठीक है। अभी देखना आप, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट डिव और नल, तो लिख तो HTML रहे हैं बट ये असल में है क्या? ये पूरा जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। ठीक? यही नहीं, अगर मैं डिव के अंदर कोई प्रॉपर्टी, कोई एट्रीब्यूट बनाता हूँ, ठीक है, कोई लेट्स से कि मैं कोई कोई भी नॉर्मल एट्रीब्यूट बनाता हूँ, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, एक डिव बनाओ जिसके अंदर एट्रीब्यूट्स होंगे ये, और जिसका कंटेंट होगा ये, और एक से ज़्यादा भी दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ और भी लिख सकता हूँ। सो लेट्स से प्रॉप टू, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ इसके अंदर, तो मैं इसको ट्रू मार्क कर सकता हूँ, सी, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स भेज सकते हैं। यही नहीं, यहाँ पर हम यूएल, एक यूएल है, यहाँ पे देखो आप कैसे क्रिएट करते हुए जा रहा है।
रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट डिव बनाया, फिर उसके अंदर ऑब्जेक्ट जिसमें प्रॉपर्टीज़ है, तीसरा आर्गुमेंट है इसका चाइल्ड, चौथा आर्गुमेंट होगा एक और चाइल्ड, ठीक है। और इस चाइल्ड के अंदर और भी नेस्टिंग कर सकते हैं। तो रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट डिव और इस ब्रैकेट में इसकी प्रॉपर्टी, दूसरा आर्गुमेंट, पहला आर्गुमेंट टाइप ऑफ, दूसरा आर्गुमेंट ये, तीसरा आर्गुमेंट ये, उसके बाद जो है आर्गुमेंट आपका यूएल है, यूएल में पहला आर्गुमेंट यूएल, दूसरा कोई प्रॉप नहीं है तो नल, एट्रीब्यूट मतलब प्रॉप मतलब एट्रीब्यूट नहीं है तो नल, और नल के बाद तीसरा एट्रीब्यूट है आपका खुद एक एल आई एलिमेंट यहाँ पर, और जिसके अंदर नल है, ये इसके अंदर इसके अंदर ये एलिमेंट है और इसके अंदर ये एलिमेंट। क्लियर हो रहा है? ये तो पूरा एचटीएमएल दिख रहा है बट ये है अंदर में जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पे भी हो रही है, ठीक है। तो ये है जेएसएक्स हमारा, ठीक है, यही है जेएसएक्स, इसीलिए हम इसको एलिमेंट के अंदर स्टोर कर पा रहे हैं और ये एरर नहीं दे रहा, अदरवाइज ये एरर दे देता अगर जावास्क्रिप्ट का कोड नहीं होता तो, ठीक है। सो पहला चीज जेएसएक्स। दूसरा, ठीक है, मैं आपको ये भेज देता हूँ, ट्राई करो आप। ओके, ये लिंक भी भेज दिया मैंने। थर्ड, व्हाट इज वर्चुअल डॉम? वर्चुअल डॉम क्या है? नया टैब खुल गया। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। The virtual DOM is a programming concept where an ideal or virtual representation of UI is kept in memory and is synced with a real DOM by a library such as React DOM. It is this process is called as reconciliation. ठीक है, रिकन्सिलेशन मतलब कि कंसिलेशन मतलब का काम होता है कि मैच करना, जैसे कि मैच करने का मतलब कि लेट्स से आप शॉपिंग करने गए, ठीक है, आप शॉपिंग करके आए, तो कितना एक्सपेंडिचर है, ठीक है, फिर आपके पास जो बिल है, लाइक जो शॉपकीपर से बिल मिला आपको और आपकी जो आपके पास जो खुद के लाइक लेट्स से बैंक स्टेटमेंट है, तो आप दोनों को मैच कर रहे हो, ठीक है, तो उसको रिकन्सिलेशन बोलते हैं, ठीक है। आप मैच कर रहे होते हो, हिसाब देख रहे होते हो, ठीक है, कि बोथ आर मैचिंग और नॉट। So similarly, since we are using JavaScript code to change the DOM, तो DOM जो चेंज होती है ना वो डायनेमिक है, ठीक है, डायनेमिक है। तो कब क्या चेंज हो रही है उस हिसाब से हमारे ब्राउजर के डॉम को, जो रियल डॉम है, उसको भी अपडेट करना पड़ता है बार बार। और वो कैसे अपडेट करते हैं, दोनों को मैच करके देखेंगे, ठीक है, कहीं बीच में आपने कोई एल एलिमेंट्स तो नहीं लगा दी है, तो फिर आपको रियल डॉम में भी एल एलिमेंट अपेंड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जो डॉम ट्री होती है, जो वर्चुअल डॉम ट्री होती है, जो हमारे कोड से आउटपुट में आती है और जो ब्राउजर में होती है, एट दी प्रेजेंट दोनों को चेक किया जाता है, दोनों के ट्री को, कि दोनों एक जैसी दिख रही हैं कि नहीं। दिख रही हैं तब तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर रिएक्ट डॉम क्या करता है, वर्चुअल डॉम और रियल डॉम को मैच कराने की कोशिश करता है, ठीक है। तो उस हिसाब में आप कुछ अपेंड एलिमेंट अपेंड करते हो या फिर डिलीट करते हो, समथिंग समथिंग। तो इस तरह से ये वर्क करता है। तो फिर क्वेश्चन ये है कि हम चेंज क्या करते हैं। इफ आई ऐड अ जावास्क्रिप्ट कंपोनेंट, लाइक अगर मैं कोई जेएसएक्स कोड लिखता हूं तो मैं एग्जैक्टली चेंज क्या करता हूँ, रियल डॉम चेंज करता हूँ या फिर वर्चुअल डॉम चेंज करता हूँ? व्हाट डू यू थिंक, हम क्या चेंज करते हैं? फर्स्टली हम क्या क्या चीज चेंज करते हैं, मतलब आपको क्या लग रहा है कि लाइक क्या चेंज करते हैं? सो टेक्निकली हम वर्चुअल डॉम चेंज करते हैं, ठीक है, हम डायरेक्ट काम नहीं करते हैं रियल डॉम। हम रिएक्ट को वो काम करने देते हैं, ठीक है, रिएक्ट रिएक्ट डॉम जो लाइब्रेरी है, हम उसको काम करने देते हैं कि भाई तुम करो, मैं बस कोड लिखूंगा, बाकी काम तुम्हारा है, ठीक है, बाकी चीज़ें रिएक्ट डॉम देखता है। तो जब भी हम कोई नया कोड लिख रहे होते हैं ना, तो हम सिर्फ वर्चुअल डॉम को ही टारगेट करते हैं,
बाकी जो है वर्चुअल डॉम को उससे मिलाने का काम मेरा नहीं, वो रिएक्ट डॉम खुद देखेगा कैसे ऑप्टिमली उसको मिलाता है। क्योंकि जो काम होती है अपडेटिंग, एचटीएमएल अपडेटिंग की, वो थोड़ी कॉस्टली ऑपरेशन है, ठीक है, वो कॉस्टली ऑपरेशन होती है, तो इसलिए वो थोड़ी ऑप्टिमाइज वे में करता है, ट्री को कंपेयर करता है और बाकी सारे काम कर रहा होता है। तो वो है हमारा वर्चुअल डॉम, ठीक है। वर्चुअल डॉम क्लियर हो रहा है क्या? ये अपनी ब्राउजर है, जो ब्राउजर के अंदर दिख रही है, ये है ना, यही तो है रियल डॉम। तो ये अभी करंट वाली रियल डॉम है, ठीक है। फिर आपने फॉर लूप लगा दिया, आपने चालाकी से फॉर लूप लगा दिया वहाँ पे, आपने कहा कि बॉडी में ना 5-6 लिस्ट और लगा दो, लिस्ट ऑफ नेम्स डाल दो जितने भी बच्चे हैं अपने ग्रुप में। तो वो जब आप फॉर लूप, जो आपकी बेबल जो ट्रांसपाइलेशन, वो सब जो सारी प्रोसेस होती है इंटरनल प्रोसेस, तो रिएक्ट क्या करता है कि पहले एक वर्चुअल ट्री बनाता है, ठीक है। आपके सारे चेंजेस को मिला के उसने एक वर्चुअल ट्री बना दी, क्योंकि आपकी फॉर लूप बहुत तेजी से चलेगी, तो हर बार एक नया 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 एलिमेंट आए, तो जब वो फॉर लूप खत्म हो जाती है, जो भी आपकी लिस्ट जोड़नी होती है, तो वर्चुअल डॉम में लगा देता है। रिएक्ट डॉम क्या करता है कि जो भी बनी हुई वर्चुअल डॉम है, जो आपके पूरे रिएक्ट ऐप की जो आउटपुट है और जो हमारे पास ब्राउजर में है, दोनों को ऐसे साथ में रखता है, देखता है कि दोनों मैच खा रहे हैं कि नहीं। अगर मैच खाते हैं तो फिर हो गया काम, ठीक है, कोई अपडेट नहीं होगा। अगर मैच नहीं खाते हैं, वो कहेगा कि सर ये हेडिंग में चेंज है, तो कहेगा ठीक है भाई, फिर हेडिंग में चेंज कर दो, ठीक है। तो वो हुई वर्चुअल डॉम। और रियल डॉम तो मतलब वही एचटीएमएल को ही रियल डॉम बोल रहे हैं, जो ब्राउजर में दिख रहा होता है एट दी प्रेजेंट। तो ये था हमारा जेएसएक्स और वर्चुअल डॉम। बेबल हमने अभी देख लिया, ठीक है। अब ये वेब पैक क्या है? व्हाट इज अ वेब पैक? अच्छा, जब हमने बैकएंड का प्रोजेक्ट बनाया था, तो हमारे प्रोजेक्ट में कितने फाइल्स थे? मतलब कि सिर्फ हमारे प्रोजेक्ट में, छोटे से प्रोजेक्ट में, आई एस्टिमेट की कुछ 20-25 फाइल्स होंगे अराउंड, मतलब ऐसे ही कुछ होगा, राइट? ठीक है, मतलब बड़ा एप्लीकेशन होगा, जैसे कोडियल बना रहे तो और बड़ा होगा, ठीक है। तो मतलब ऐसे कुछ थे। तो दो चीज़ें हैं, ठीक है। सबसे पहले, जब भी कोई वेबसाइट हम खोलते हैं अपने ब्राउज़र में, जब भी कोई वेबसाइट हम अपने ब्राउज़र में खोलते हैं, जब आप सोर्सेज पे जाते हो, तो जितनी इमेजेस, फोटो वगैरह हैं, वो सारी हमारे ब्राउज़र में डाउनलोड हो जाती हैं। ये तो हमें क्लियर है ना, कि ये सारी चीज़ अब आ चुकी है हमारे लोकल स्टोरेज में, ठीक है। जैसे कि फ़ोटो वगैरह जो भी दिख रही है, तो ये हमारे पास आ चुकी हैं, ठीक है। लोगो वगैरह जो भी हैं, सब हमारे पास है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि कॉपी कर बैठ के एक एक करके आप ये कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप यहाँ से इमेज वगैरह सब सेव कर सकते हो। आपको सिर्फ सोर्स पे जाना है, तो आपको सारी चीज़ें यहीं पे मिल जाएंगी, ठीक है। तो क्या होता है कि सारी चीज़ें डाउनलोड होती हैं सर्वर पे, ठीक है। बैकएंड जब आप बना रहे हो ना, तो तब तो ठीक है, क्योंकि सारी फाइल से नहीं आती हैं ब्राउजर में। सिर्फ एच फाइल आती है या फिर जावास्क्रिप्ट फाइल आती है, जैसे लाइक चैट सॉकेट में देख रहे थे हम। तो चैट सॉकेट में सिर्फ एच जो कि रेंडर में आती है, और जो जावास्क्रिप्ट फाइल होती है या फिर फोटो वगैरह होती है, वही सारी चीज़ें आती हैं। बाकी बैकएंड की कोई फाइल नहीं आती है ब्राउजर में, राइट? तो वहाँ पे चीज़ें ठीक थी, बट पॉइंट ये है ना कि एक एच फाइल, अभी तक हमने एच से कोड करा, तो एक एच फाइल, एक जावास्क्रिप्ट फाइल, एक स्टाइल फाइल, गिन के 3 फाइल्स होंगी, और 3 ही फाइल्स यहाँ पर आएंगी। वो तो ठीक है, बट प्रॉब्लम तब होती है ना, जब आप अपने फ्रंट एंड को भी मॉड्यूलर बनाते हो, तो ढेर सारी जावास्क्रिप्ट फाइल, जब आप कंपोनेंट ब्रेक करोगे, जैसा मैं बोल रहा हूँ कि अगर हम आगे चल के मॉड्यूलैरिटी देखेंगे कि अलग अलग जावास्क्रिप्ट फाइल बनाएंगे,
तो मान लो कि 20-30 फाइल होंगी, तो सब बैक टू बैक डाउनलोड करनी पड़ेंगी हमें ब्राउज़र में, क्योंकि सभी चाहिए होंगी ऐप के चलने के लिए। बिना उसके तो चलेगा नहीं। हाँ, इमेजेस के साथ हम कुछ नहीं कर सकते भाई, अब इमेज है तो अब क्या ही कर सकते हैं, सारे इमेजेस को लाना ही पड़ेगा, राइट। बट अगर जो जावास्क्रिप्ट फाइलें हैं, अगर मैं किसी कोड को बुला रहा हूँ कहीं पे, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम उस फाइल को अलग रख रहे हैं। बट ब्राउज़र को क्या फ़र्क पड़ता है कि हमने कोड एक ही जगह लिखा है या फिर उसको मॉड्यूलर बनाया। लाइक, आप ये पॉइंट समझ पा रहे हो? अगर मैं कोई सर्वर कोई कोड लिखता हूँ तो उसको मैं 3-4 फाइल्स में ब्रेक करके लिखूँ, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए, कंपाइलर को उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? उसका काम तो है कोड एग्जीक्यूट करना, राइट। ये पॉइंट समझ में आ रही है ना? ठीक है। तो दिक्कत, ठीक है, एक चीज़ तो है कि ठीक है भाई, रिएक्ट आपने कहा कि कंपोनेंट बना देते हैं अलग अलग, अलग अलग फाइल्स होंगी। बट प्रॉब्लम होगी कि भैया फिर नेटवर्क स्लो में ढेर सारी फाइल्स डाउनलोड करनी होगी। एक एचटीएमएल फाइल की जगह पता चला 30 एचटीएमएल फाइल, 30 अलग अलग जावास्क्रिप्ट फाइल डाउनलोड करनी पड़ी है, तो उल्टा ऑप्टिमाइज होने की जगह अनऑप्टिमाइज होगा। उसके उसके लिए, उसके हेल्प के लिए हमारे पास आता है वेब पैक। वेब पैक का क्या काम है? ठीक है, हम वहाँ पर भी देखेंगे, अभी बैकएंड में जब डिप्लॉयमेंट देखेंगे ना, डिप्लॉयमेंट वाला पार्ट, तो वहाँ पर भी है। हम बिल्ड बनाएंगे, ठीक है, गल्प जेएस है एक तो उससे हम देखेंगे, पैकेज है। सो फिर हमारे पास आता है वेब पैक। वेब पैक बोलता है कि वट एवर जावास्क्रिप्ट फाइल्स यू हैव, जो भी आपके पास सैस फाइल्स हैं, सीएसएस वगैरह जो भी हैं, आई विल ट्राई टू मेक अ बंडल ऑफ देम, ठीक है। वो थोड़े ऑप्टिमाइज वे में सबको एज अ बंडल बनाएगा, ठीक है, और एक ही बंडल बना के वो एज ए स्टैटिक एसेट सप्लाई करेगा, ठीक है। ढेर सारी फाइल्स नहीं होंगी, सबको एक ही जगह कंबाइन कर देगा। जावास्क्रिप्ट एक जगह, सीएसएस एक जगह, ठीक है, एचटीएमएल एक जगह। एचटीएमएल का मन नहीं करता है, जावास्क्रिप्ट सीएसएस कंबाइन कर देगा, इमेज ऑप्टिमाइज कर देगा, ठीक है, वो सारी चीज़ों को ऑप्टिमाइज करके भेजता है। तो जहाँ पर 40 फाइल आनी चाहिए वहाँ पर सिर्फ 5 या 6 फाइल्स आती हैं। तो हमारे ऑप्टिमाइजेशन के लिए होता हो, ठीक है। बंडलर, बंडलर बोलते हैं उसको वेब पैक को, ठीक है, और बंडल बनाता हो। सो यही चीज़ें, ठीक है। क्या भाई? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो सारे लोकल स्टोरेज से चली जाती हैं, ठीक है। मतलब वो टेम्परेरी होती हैं हमारे रैम में, जैसे ही वो होती हैं तो रैम से चली जाती हैं, ठीक है। क्योंकि मतलब रैम में इसलिए होती हैं क्योंकि मतलब वो मतलब वॉलेटाइल मेमोरी है, राइट, वो सिर्फ फास्टर रीड राइट के लिए। हाँ, जब आप ये करते हो ना कि सेव पेज, ऐसे सेव एज, तो फिर ये सेव कहाँ पे करता है? रैम पे भी, रैम के ही हार्ड डिस्क पे कहाँ सेव करता है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो जब ये डाउनलोड फोल्डर्स पे जाएगा, तो जब ये सेव करते हैं ना, तो ये तुरंत सेव हो गया। इतना जल्दी कैसे सेव हो गया? क्योंकि ये पहले ही से हमारे रैम पे है, राइट, इसीलिए तो सेव हो गया ना तुरंत। अब सिस्टम से ही सिस्टम में कॉपी हो गया। तो हाँ, बैकएंड ऑफ फ्रंट एंड। अच्छा, हम देखेंगे अच्छा, एच टी एम एल हमने गिटहब पे डिप्लॉय किया था क्या? एच टी एम एल आपने डिप्लॉय किया गिटहब पे? ठीक है, अगर नहीं किया है तो देखेंगे। हम देखेंगे कि एच टी एम एल और रिएक्ट ना हम गिटहब पे डिप्लॉय कर सकते हैं, पर हम बैकएंड डिप्लॉय नहीं कर सकते। बैकएंड के लिए हमें मशीन चाहिए होगा, क्योंकि बैकएंड का कोड कभी सर्वर पे, सॉरी, ब्राउज़र पे जाता ही नहीं है, ठीक है। जब हमने कल चैट सॉकेट देखा था लास्ट डे, तो हमने जेएस फाइल छोड़ के और एचटीएमएल छोड़ के कुछ और देखा क्या सोर्स में? ना इंडेक्स फाइल आई थी, ना मॉडल आया, ना व्यूज आए, कुछ नहीं आया था, सिर्फ जावास्क्रिप्ट आई। रिमेंबर? तो फिर ये कैसे डिसाइड हो रहा है कि क्या भेजना है क्या नहीं भेजना? तो ये, तो मतलब वो क्लाइंट सर्वर वाला जो खेल है ना, वो गेम है कि ये क्लाइंट है, ये सर्वर है, तो सेम काम हो रहा है। और जो रिएक्ट है, रिएक्ट क्या है बताओ? क्लाइंट है कि सर्वर है? रिएक्ट पूरा आएगा ब्राउजर में कि नहीं आएगा? रिएक्ट ऐप,
अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि जब HTML CSS जावास्क्रिप्ट लिखते थे फ्रंट एंड में, तो फिर वो सारे ब्राउजर में आते थे कि नहीं? आते थे, राइट? सारे के सारे स्टाइल्स स्टाइल्स। अच्छा, स्टाइल जो CSS स्टाइल हम देखते हैं, ये इसको कहाँ से स्टाइल मिला? ये कहाँ से आ रही है? इसका मतलब कि CSS फाइल भी डाउनलोड हुई है, तभी तो इसको पता चला ना कि सर ये इस लाइन नंबर पे है, ये इस लाइन नंबर पे है। HTML कहाँ से मिली? तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट तो आती है। तो रिएक्ट, यस रिएक्ट आएगी पूरी की पूरी ब्राउज़र में, ठीक है। बट चूंकि ढेर सारी फाइल्स हैं, वो पूरी ब्राउज़र में ले आने के लिए हमें वेबपैक की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि उसको कम फाइल्स में कंप्रेस करके बंडल बना के भेजे ब्राउज़र को, कि ब्राउज़र को मेहनत ना करनी पड़े, ठीक है। कि ढेर हर फाइल के लिए 30 फाइल के लिए 30 नेटवर्क कॉल भेज दिया, और पता चला नेट स्लो है, पेज खुला ही नहीं। तो उसके जगह पे साइज में कोई दिक्कत नहीं है, जितना कोड आपने लिखा है, मान लो कि 30 KB का कोड लिख दिया, तो कोड में कमी नहीं आएगी। बट वो नेटवर्क रिक्वेस्ट कम हो जाएंगी, कहाँ 6-7 नेटवर्क रिक्वेस्ट करनी पड़ी थी, अब वो 4 ही नेटवर्क रिक्वेस्ट में सिमट जाएगा, राइट? क्योंकि एट द एंड सारा नेटवर्क रिक्वेस्ट है। क्योंकि लास्ट क्लास में हम जब चैट सॉकेट कर रहे थे, तो वो जावास्क्रिप्ट वाली फाइल उसको मिल ही नहीं रही थी, तो हमें एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक करके भेजना पड़ा था, क्योंकि उसके लिए भी एक अलग से रिक्वेस्ट जा रही थी। मतलब हमने देखा था ना नेटवर्क टैब में। जैसे कि अभी देखते हैं, अभी देख लेते हैं, इस पेज में जितनी फ़ोटो है, ठीक है, सबके लिए रिक्वेस्ट जाएगा। इमेज सेलेक्ट मारा है मैंने, ये रही सारी की सारी फ़ोटोज़ जो हैं, आपको खोल के दिखाता हूँ एक एक करके। ओके, ठीक है। ये रही SVG, ये रही दूसरी SVG, तीसरी, चौथी, पांचवी, ठीक है। ठीक है, ओके। तो ये तो हो गई रिएक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़, ठीक है। नेक्स्ट है रिएक्ट प्रोजेक्ट सेटअप। रिएक्ट प्रोजेक्ट सेटअप, ठीक है, एंड फोल्डर स्ट्रक्चर सेटअप, ठीक है। सो स्टार्ट करें। इसके लिए सिस्टम में सिर्फ नोड चाहिए, नोड जेएस तो मतलब ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होगा, राइट? ओके, ये एक नया फोल्डर बनाते हैं, रिएक्ट एप्स करके, और इसके अंदर, ठीक है, ओके। सो एक रिएक्ट एप्लीकेशन बनाने के लिए जो कमांड्स हम रन करेंगे, सो अभी तक हमने npm कमांड देखा था। व्हाट इज, अच्छा npm क्या है, व्हाट इज npm? नोड पैकेज मैनेजर, राइट? ओके, npm मतलब कि नोड पैकेज मैनेजर। उसी तरह से एक npx है, ठीक है। npx का मतलब होता है नोड पैकेज एग्जीक्यूट। एक्स मतलब एग्जीक्यूट, मतलब कि कोई कोड है जो पहले से लिखी हुई है नोड में, उसको मैं एग्जीक्यूट करने जा रहा है, फिर कोई कमांड है जो मैं एग्जीक्यूट करने जा रहा हूँ, ठीक है। npx क्रिएट रिएक्ट ऐप। अगर आप सिस्टम पे हो तो ट्राई करो आप भी, तो एक फोल्डर बना लो रिएक्ट ऐप्स नाम का, टाइप करो npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, और लेट्स नेम इट फर्स्ट ऐप। आप कर रहे हो क्या?
अच्छा, मतलब मतलब क्लास के बाद देख लेना, मतलब अभी ऐसा कुछ कोड टास्क नहीं कर रहे, बट हाँ मतलब एक बार करके देख लो। मोस्टली 8 to 10 क्लासेस और हैं, ठीक है। सो नहीं नहीं, 8 क्लासेस मतलब हाँ वही लगभग लगभग 8 क्लासेस, मतलब कि एक तो मतलब आजकल में ही हो जाएगा, वही मतलब 20 के आसपास, 20 तारीख तक, 15-20 तारीख तक, मतलब 20 तारीख तक खत्म हो जाएगा। या, मतलब आपको क्या लग रहा है कि रिएक्ट कब तक खत्म होगा आपका? हाँ हो जाएगा, रिएक्ट में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि एचटीएमएल हमने पढ़ ही लिया और नोड हमने पढ़ ही लिया, दोनों का कॉम्बिनेशन है। नोड.जेएस तो भाई टाइम टाइम टेकिंग है ही, ठीक है। सो ये रही हमारे कमांड का आउटपुट। हाँ मतलब वो तो है। सो जो हमने कमांड अभी रन करी, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और फर्स्ट ऐप करके, हमें एक फोल्डर जनरेट हुई और ढेर सारी फाइल्स हैं इसके अंदर, जो कि खुद से उस कमांड ने खुद से ये सारी चीज़ें बनाई हैं। मैंने नहीं बनाया, वो कमांड ने खुद से बनाई। जो रीडमी आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है, जो पैकेज जेसन आपने देखा, यहाँ पे पैकेज जेसन भी उसने खुद क्रिएट करी है, मैंने नहीं करा। फिर पैकेज लॉक है जो वर्जन वाला है। फिर गिट इग्नोर है, गिट भी इनिशियलाइज हो गई है खुद से, मैंने नहीं करा। एक सोर्स फोल्डर है, एक पब्लिक फोल्डर है, और एक नोड मॉड्यूल्स है। ये सारी चीज़ें उस कमांड से खुद बनी है इस फर्स्ट ऐप फोल्डर में। ये चीज़ क्लियर हो रही है? जो ऐप हमने अभी रन करी, लाइक जो कमांड हमने अभी रन करा, उसको बोलते हैं क्रिएट रिएक्ट ऐप कमांड। और जो हमें मिला है अभी, वो है टेम्पलेट। बेसिकली एक टेम्पलेट है जिसके ऊपर हम अपना कोड करें, ठीक है। टेम्पलेट मतलब क्या होता है कि एक बेसिक डिज़ाइन दे दी गई है, आप अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज कर रहे हैं। तो उसी तरह से एक फोल्डर स्ट्रक्चर हमें दे दी जाती है, हम उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर रहे होते हैं, ठीक है। सो द पॉइंट इज कि ये रही एप्लीकेशन। सबसे पहले पैकेज जेसन में चलते हैं, आखिर क्या क्या है इसमें। हाँ भाई। अ, आप कुछ बोले क्या? हेलो। भाई आवाज़ क्लियर नहीं हो रही है, बट हाँ मतलब मैं डायरेक्टरी, जैसे कि ये डायरेक्टरी खुद से बनाता है, ठीक है, ये डायरेक्टरी खुद से बिल्ड करता है पूरी की पूरी, ठीक है। सो मतलब वही है, टेम्पलेट हमें दे दिया गया, अब हमारा काम है इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज बेसिकली पैकेज जेसन में क्या क्या है। पैकेज जेसन में हमारे पास कुछ डिपेंडेंसीज हैं, यानी कि कुछ पैकेजेस हैं जो पहले से ही इंस्टॉल्ड है, मैंने नहीं की, जो खुद से इंस्टॉल्ड होके आ रही हैं, जिसमें कुछ टेस्टिंग की हैं लॉजिक। एक रिएक्ट है खुद लाइब्रेरी, दूसरा रिएक्ट डॉम है, ठीक है, जो वर्चुअल डॉम को रियल डॉम में कन्वर्ट करता है, अभी हमने देखा। एक खुद रिएक्ट है जो जेएसएक्स कोड लिखने पर रिएक्ट एलिमेंट रिटर्न करता है। फिर हमारे पास रिएक्ट स्क्रिप्ट है, वेब वाइटल्स हैं, इसकी अभी तो इन दोनों की ज़रूरत नहीं है। कुछ स्क्रिप्ट्स ऑलरेडी लिखी हुई हैं तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, स्टार्ट वगैरह वो पहले से मैंशनड है। कुछ और भी चीज़ें हैं जो यहाँ पे हैं,
जो कि हम देख सकते हैं, पर ठीक है अभी के लिए ओनली थिंग वी आर इंटरेस्टेड इन रिएक्ट और रिएक्ट डॉम। नेक्स्ट पार्ट सोर्स फोल्डर, ठीक है, सोर्स फोल्डर। बट सोर्स से पहले पब्लिक में चलते हैं। पब्लिक में है एक आइकन, एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल जो कि खाली है, ठीक है, जिसमें सिर्फ कुछ मेटा टैग्स हैं और जिसमें बॉडी जो है खाली है। एक है डिव जिसकी आईडी है रूट, ठीक है, एक डिव है जिसकी आईडी है रूट और एक नो स्क्रिप्ट टैग है। बाकी पूरी पेज में कुछ नहीं है और एक दो फोटोज यहाँ पे रिएक्ट के लोगोज हैं बस। एक मैनिफेस्ट फाइल है, मैनिफेस्ट मतलब कि इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन किसके बारे में, इस एप्लीकेशन के बारे में, इस एप्लीकेशन के बारे में ये इंफॉर्मेशन है बस। और रोबोट डॉट टी एक्स टी, ठीक है, ये बाद में देखेंगे, मतलब ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी के लिए। तो ये एक पब्लिक फोल्डर है, एक नोड मॉड्यूल्स हम जानते हैं, पैकेज लॉग जेसन हम जानते हैं, पैकेज जेसन हम जानते हैं, रीडमी हमें पता है, गिट इग्नोर भी हमें पता है। जो नई फाइल है वो है सोर्स। सोर्स के अंदर जो हमें देखनी है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो है हमारी, जो नहीं है उनको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, जिनकी ज़रूरत हमें नहीं है को मैं हटा देता हूँ। तो जो फाइल्स हमें देखनी है, सबसे पहली फाइल इंडेक्स फाइल, ठीक है। इस इंडेक्स फाइल में हम देखेंगे कि ये थोड़ा थोड़ा बैकएंड जैसा कोड लग रहा है, जो कि हमने बैकएंड में देखा था। कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करा हुआ है, एक फंक्शन लिखी हुई है। अगर इसको ध्यान से देखें तो एक इसने रिएक्ट और रिएक्ट डॉम को कॉल किया है और इसने सी एस एस फाइल को कॉल किया। बट यहाँ सी एस एस फाइल थोड़ी अलग तरीके से इंपोर्ट हुई है। जैसे नॉर्मली हम किसी जावास्क्रिप्ट को फाइल को इंपोर्ट करते हैं, वैसे ही इसने सी एस एस को इंपोर्ट कर लिया और इसने एक किसी ऐप को इंपोर्ट करा हुआ है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी रूट। अच्छा, ये आई डी रूट हमने कहाँ देखा, अभी जस्ट देखा था हमने कहीं पे, कहाँ पे देखा हमने ये, पब्लिक इंडेक्स एचटीएमएल में, राइट। तो हमने यहाँ पे देखा। तो ये कहता है कि वॉट एवर आई हैव, ठीक है, जो भी मेरे पास होगा, जो भी कोड मैं ऐप से, जो अपने ऐप से जनरेट करूँगा, उन सबको इस रूट के अंदर अपेंड कर दो, ठीक है। इसी रूट के अंदर अपनी पूरी रिएक्ट ऐप चलेगी। फिलहाल के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही JSX कोड है, वो है ये, ठीक है, ऐप नाम है इसका। फिलहाल के लिए सिर्फ यही है, ठीक है। कुछ फंक्शन जैसा दिख रहा है और JSX रिटर्न कर रहा है, HTML नहीं, JSX रिटर्न कर रहा है, ठीक है, जो कि JSX रिटर्न कर रहा है, एक्सपोर्ट हुआ है, जो कि यहाँ पे इंपोर्ट होके रूट में जा रहा है। बस फाइनल एक कमांड रन करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीक देखते हैं कि इसमें क्या है। सो हाउ टू स्टार्ट इट, सिंपल, npm स्टार्ट एंड ये अपने आप वेब पेज खोलेगा एंड यू सी दैट आई एम फर्स्ट डिव इज हियर। अभी देखा हमने पब्लिक डॉट एच टी एम एल फाइल रूट के अंदर ये डिव आ गया, ठीक है। तो ये थी फर्स्ट रिएक्ट ऐप की इनिशियलाइजेशन। अब बाकी का क्लास आगे देखते हैं, ठीक है।
सो अटेंडेंस। हम्म। अच्छा, वो रिएक्ट रिडक्स वाली अभी भेज देते हैं। क्लियर हुई रिएक्ट की इंट्रो कैसी थी? क्लैरिटी हुई कुछ? ठीक है। ठीक है, आप अटेंडेंस मार्क कर देना, ठीक है, एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीक। ओके, बाय।